हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर के बारे में। तो पेप्टिक अल्सर जो है परफोरेट कर सकता है, और एंटीरियरली लोकेटेड पेप्टिक अल्सर मैंने बताया ही था तुम्हें कि परफोरेट ज़्यादा करता है, ठीक है ना। एपी के निमोनिक से मैंने बताया था जब मैं पेप्टिक अल्सर तुम्हें पढ़ा रहा था, राइट। तो सबसे पहली बात ये जानो कि बोथ ड्यूडनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर कैन परफोरेट। दोनों ड्यूडनल अल्सर हो चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर हो, दोनों ही परफोरेट कर सकते हैं, राइट। परफोरेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। अगर परफोरेशन हुआ किसका, पेप्टिक अल्सर का, तो वो सबसे ज़्यादा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट एक्यूट कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये पेप्टिक अल्सर का सबसे ज़्यादा एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है परफोरेशन, राइट। ड्यूडनल परफोरेशन इज मोस्ट कॉमन। ड्यूडनल परफोरेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन है। इसमें मतलब कि परफोरेशन जो है ड्यूडनल अल्सर का ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और परफोरेशन जो है बेसिकली मोस्ट कॉमन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, राइट। तो साइट ऑफ परफोरेशन, साइट कहाँ होगा? परफोरेशन ऑकर्स मोस्ट कॉमनली व्हेन एन एंटीरियरली प्लेस्ड ड्यूडनल अल्सर ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम। बेसिकली ड्यूडनल अल्सर में कॉमन होता है तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडनम में होगा, और वो एंटीरियरली प्लेस्ड ड्यूडनल अल्सर, ठीक है ना। इरोड्स टू फुल थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ ड्यूडनम। अब उसने इरोड कर दिया, एंटीरियरली लोकेटेड ड्यूडनल अल्सर ने इरोड कर दिया फुल थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ ड्यूडनम को। तो क्या हुआ? स्पिलेज ऑफ पेरिटोनियल कैविटी बाय एसिड पेप्टिक सिक्रीशन बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस। अब स्पिलेज पेरिटोनियल कैविटी में किस चीज़ होगा? एसिड का होगा, पैंक्रियाटिक जूस का होगा, बाइल का होगा, ठीक है ना। ये स्पिलेज होगा, पेप्टिक सिक्रीशन, एसिड पेप्टिक सिक्रीशन, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, क्योंकि जो ड्यूडनम में आ रहा था ये तीनों चीज़ें, राइट। अब परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर इज मोस्ट मैलिग्नेंट अल्सर इज मोस्टली मैलिग्नेंट अल्सर। जो परफोरेटेड गैस्ट्रिक अल्सर है मोस्टली ये मैलिग्नेंट अल्सर है। इट इज़ रेयर फॉर बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर टू परफोरेट, ठीक है ना। रेयर होता है अगर गैस्ट्रिक अल्सर में हुआ, अगर गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेशन हुआ, एंटीरियरली लोकेटेड गैस्ट्रिक अल्सर में परफोरेशन हुआ, तो मोस्ट कॉमनली मैलिग्नेंट होता है, ठीक है ना। मैं ड्यूडनल अल्सर की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं गैस्ट्रिक अल्सर की, ये यहाँ पे याद रखो, ये गैस्ट्रिक अल्सर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो मोस्टली मैलिग्नेंट होता है। रेयर होता है बिनाइन गैस्ट्रिक अल्सर के लिए परफोरेट करना, ठीक है ना। हो सकता है लेकिन बहुत रेयर होता है। पैथोलॉजी क्या होगी? तीन तरीके की स्टेजेस होती है। एक स्टेज ऑफ पेरिटोनिज्म, एक स्टेज ऑफ रिएक्शन और एक स्टेज ऑफ पेरिटोनाइटिस, राइट। तीन स्टेजेस होंगी। पीआरपी, ठीक है। पीआरपी जानते हो ना, जो लोग गंजे हो रहे हैं तो उनको पीआरपी के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा पीआरपी क्या होता है, ठीक है ना। प्लेटलेट, ठीक है ना। तो ये याद रखना कि जो भी पीआरपी करवाते हो ना, फोटो कोएगुलेशन, ये सब जो भी करवाते हो तुम लोग जाके प्लाज्मा रिच फोटो कोएगुलेशन या फोटोथेरेपी जो भी करवाते हो तुम लोग जाके, तो गंजेपन में करवाते हैं, ठीक है ना। स्किन वाले डर्मा वाले अच्छे से समझते होंगे। तो स्टेज ऑफ पेरिटोनिज्म में क्या है? व्हेन पेप्टिक अल्सर परफोरेट्स, एसिड पेप्टिक जूसेस एंड बाइल जूसेस लीक थ्रू द परफोरेटेड अल्सर। अभी जब पेप्टिक अल्सर परफोरेट कर गया तो तुम्हारा अगर मान लो कि तुम्हारा ड्यूडनल अल्सर ही मोस्ट कॉमनली परफोरेट करता है, तो एक तरीके से पेप्टिक अल्सर मतलब ड्यूडनल ही अल्सर बोल रहा है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एसिड पेप्टिक जूसेस, बाइल, पैंक्रियाटिक जूसेस सारे लीक कर गए परफोरेटेड अल्सर से, इंटर्न इनटू जनरल पेरिटोनियल कैविटी। अब इसीलिए इसको कहते हैं स्टेज ऑफ पेरिटोनिज्म, क्योंकि जितने भी कंटेंट्स थे ड्यूडनम में जो आ रहे थे अभी वो कहाँ चले गए? पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल इरिटेशन ड्यू टू केमिकल पेरिटोनाइटिस। अभी क्या हुआ कि अब जब सारी चीज़ें वहाँ चली गई तो वहाँ पे केमिकल इरिटेशन, पेरिटोनियल का इरिटेशन होगा। पेरिटोनियल इरिटेशन ड्यू टू केमिकल पेरिटोनाइटिस, केमिकल पेरिटोनाइटिस हुआ इसलिए पेरिटोनियम का इरिटेशन हुआ, और वहाँ पे जो है सीवियर पेन होगा, जो कि लास्ट करेगा 1 से 2 घंटों तक। वहाँ पे पेन जो है बहुत ही सीवियर पेन होगा उस बंदे को, और 1 से 2 घंटे तक ये लास्ट करेगा, राइट। अब क्या है स्टेज ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज स्टेज ऑफ रिएक्शन? पेरिटोनियम रिएक्ट्स टू दिस बाय सेक्रेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड। मान ले उस बंदे को केमिकल पेरिटोनाइटिस हो गया, राइट। अभी क्या करेगा? जो पेरिटोनियम है दिस विल एक्ट टुवर्ड्स दिस पेरिटोनाइटिस, राइट। कुछ भी बॉडी में होता है तो उसके प्रति एक रिएक्शन आता है, तो एक स्टेज ऑफ रिएक्शन है यही, क्योंकि पेरिटोनियम जो है रिएक्ट कर रहा है सेक्रेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड। अभी वहाँ पे जो है कंसनट्रेटेड फ्लूइड आया, HCl आया, बाइल आया, पैंक्रियाटिक जूसेस आए, ठीक है ना। तो उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड डालेगा, विच डाइल्यूट से गैस्ट्रिक जूस, बाइल एंड पैंक्रियाटिक जूस, जो कि कंसनट्रेटेड गैस्ट्रिक जूस, बाइल को और पैंक्रियाटिक जूस को मतलब कि डाइल्यूट करेगा। तो ये रिलीव कराएगा पेन का 4 से 12 घंटे तक। सीवियर पेन हुआ 1 से 2 घंटे, 4 से 12 घंटे तक रिलीव होते। अब पेरिटोनाइटिस की सबसे खतरनाक स्टेज आती है। एट दिस स्टेज इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया रिजल्टिंग इन डिफ्यूज्ड बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस स्टार्ट्स आफ्टर 12 आवर्स। अभी इस स्टेज में क्या होगा? स्टेज ऑफ पेरिटोनाइटिस में लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेजन ऑफ बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया का इन्वेजन होगा, ऑकर्स रिजल्टिंग इन डिफ्यूज बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस।
ये क्या करा देगा, डिफ्यूज बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस करा देगा बंदे को, ठीक है ना। अभी बैक्टीरिया आ गया, इन्वेजन कर दिया बैक्टीरिया, और ये 12 घंटे के बाद होगा। अब देखो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज द पेशेंट इज मिडिल एज मैन। यहाँ पे जो हमेशा ही ज़्यादातर केसेस में मिडिल एज मैन में ही कॉमन होता है, राइट। एक्यूट परफोरेशन समटाइम्स डेवलप इन पेशेंट हु इज टेकिंग स्टेरॉइड्स और एनसेड्स फॉर अर्थराइटिस, ठीक है ना। अर्थराइटिस के लिए और स्टेरॉइड्स और एनसेड्स जो ले रहा है उस बंदे में भी परफोरेशन का ज़्यादा चांसेस होंगे। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स इज़ नॉट एडवाइजेबल इन द केसेस ऑफ पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस। इसलिए हम लोग अदर लाइन मोडालिटीज़ के ड्रग हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। सून आफ्टर परफोरेशन दीज अकर्स देयर अकर्स सीवियर पेन इन द एपिगैस्ट्रियम। अगर परफोरेशन हो गया तो क्या होगा, सीवियर पेन होगा कहाँ पे, एपिगैस्ट्रियम में, याद रखना इस चीज़ को। ऑन एग्जामिनेशन पेशेंट लुक पेल इन एक्सियस। अभी परफोरेशन का केस आया तो पेशेंट में कैसा दिखेगा, वो बंदा एकदम पेल होगा, मतलब कि सफ़ेद हो गया होगा, ठीक है, सफ़ेदी उसके चेहरे पे कहते हैं कि वो पेलनेस तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, जब तुम बार बार मल्टीपल टाइम्स पेशेंट देखोगे तुम्हें समझ में आएगा ये बंदा पेल है, एंशियस है, ये बंदा नहीं है। स्किन इज कोल्ड एंड क्लैमी, कोल्ड और क्लैमी स्किन होगी। एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड, पेशेंट लाइट्स क्वाइटली इन बेड। एब्डोमेन डिस्टेंडेड क्यों है, गैस आ गई, ठीक है ना, उधर से पूरी गैस, स्टमक की सारी गैस निकल के परफोरेट करके बाहर आ गई तो डिस्टेंडेड एब्डोमेन। पेशेंट लाई क्वाइटली इन बेड, पेशेंट अभी क्वाइटली इन बेड पड़ा रहेगा, वो हिले डुलेगा नहीं, हिले डुलेगा तो और जगह जूसेस जाएंगे और ज़्यादा इरिटेशन कराएंगे। देयर इज जनरलाइज टेंडरनेस विद पैसेज ऑफ टाइम, टेंडरनेस बढ़ती जाएगी क्योंकि पेरिटोनाइटिस का स्टेजेस बढ़ते जाता है, बैक्टीरिया का इन्वेजन होते जाता है, तो टेंडरनेस बढ़ती जाएगी टाइम के साथ। विद दैट इज पेन ऑल ओवर एब्डोमेन और पाल्पेटिंग एब्डोमेन। तुमने हल्का से भाई एब्डोमेन को पाल्पेट किया तो हमें जनरलाइज टेंडरनेस तुम्हें मिलेगा। दिस बोर्ड लाइक रिजिडिटी ऑन पाल्पेटिंग एब्डोमेन, तुम्हें बोर्ड लाइक रिजिडिटी मिलेगी, मतलब रिजिडिटी तो मिलेगी तुम्हें लेकिन बोर्ड की तरह, जैसे कुछ टेबल के जैसा कुछ रिजिडिटी मिलेगी। पल्स रेट, टेम्परेचर, ग्रेजुअल फॉल इन बीपी, पल्स रेट बढ़ेगा, बीपी गिरेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा, बिकॉज अभी बैक्टीरियल का इन्वेजन हो गया तो डिफ्यूज बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस होगा, तो इससे क्या होगा, पल्स रेट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा और बीपी फॉल कर जाएगा। लीवर डलनेस इज मास्ट, लीवर डलनेस जो है मास्ट हो जाएगी तुम्हें, मतलब कि लीवर को तुम्हारा जो है डलनेस नहीं मिलेगा। जैसे अभी क्या था कि डलनेस मिल जाती थी कि लीवर डलनेस पे, लेकिन अभी मास्ट हो जाएगी, एयर बढ़ जाएगी इसमें पूरी, समझ में आता है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो जाएगी, एयर बढ़ जाएगी तो लीवर की डलनेस जो है मास्क हो जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ अपने को याद करनी है, ठीक है ना। और इसके अलावा एक चीज़ ये देखना कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या कराओगे, एक्सरे एब्डोमेन कराओगे, गैस अंडर डायफ्राम तुम्हें दिखेगा ऑब्वियसली। परफोरेशन केस पे गैस अंडर डायफ्राम इज़ अ क्लासिकल फीचर, मिलना ही मिलना है। ट्रीटमेंट क्या है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज पास इन स्टमक थ्रू नोज एंड गैस्ट्रिक कंटेंट आर एस्पिरेटेड। अभी तुमने क्या करना है, अभी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एक तरीके से कर रहे हो, गए तुमने नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाला स्टमक में और उनके कंटेंट्स को एस्पिरेट कर लिया। दिस रिड्यूसेस फर्दर कंटामिनेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। अभी ये क्या करता है, ये बचाता है कि ताकि फर्दर कंटामिनेशन ना हो पेरिटोनियल कैविटी का, राइट। आफ्टर इनिशियल रिससिटेशन इमीडिएट एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर ऑफ परफोरेशन इज द ट्रीटमेंट इन ऑल ऑफ द केसेस। इनिशियली तुमने रिससिटेट कर लिया तो फिर उसके बाद तुमने क्या किया, इमीडिएट एक्सप्लोरेशन किया, तुमने खोला एब्डोमेन को, रिपेयर किया परफोरेशन को, इज अ ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ऑल द केसेस। ये ऑलमोस्ट हर केस का ये यही ट्रीटमेंट है, इनिशियल रिससिटेशन, इमीडिएट एक्सप्लोरेशन एंड रिपेयर ऑफ परफोरेशन। ऑपरेटिव प्रोसीजर क्या है, वही ओमेंटोपेक्सी, ग्राम पैच रिपेयर, ठीक है ना, ग्राम पैच रिपेयर कर देते हैं। एक रामस्टेड पाइलोरोमायोप्लास्टी था, एक मॉडिफाइड ग्राम पैच रिपेयर था, ये ग्राम पैच रिपेयर। साइट ऑफ परफोरेशन इज आइडेंटिफाइड क्लोज विद ओमेंटल पैच, ग्राम पैच। परफोरेशन की साइट को हमने आइडेंटिफाई किया, हमने उसको ग्राम पैच से जाके क्लोज कर दिया, वेस्कुलाइज पेडिकुलर को वहाँ पे जाके क्लोज कर दिया और उससे क्या हो गया, वो सही हो गया, ठीक है ना। तो ये बात रही तुम्हारी परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आएगा, जो नहीं समझ में कमेंट से पूछ लेना और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।